Hello everyone, welcome back again to another amazing session। अक्सर घरों के अंदर एक प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जिसको हम लोग हेब्रोनीमियासिस कहते हैं। अगर आपने कभी भी ये वर्ड नहीं सुना और अगर आप एक वेटनरी स्टूडेंट हैं या एक वेटनेरियन हैं या घोड़े पालने का शौक़ है तो इसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। विदाउट एनी वेस्टेड ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये देखें कि ये हेब्रोनीमियासिस होता क्या है। हेब्रोनीमियासिस बेसिकली घोड़ों के अंदर एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। यानी ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके पीछे वजह एक पैरासाइट है। अब वो पैरासाइट कौन सा है? उस पैरासाइट का ताल्लुक है वर्म्स से, यानी वर्म्स हैं। अब वर्म्स में भी आपको पता है डिफरेंट किस्म के वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, हमारे पास राउंड वर्म्स हैं। तो ये हेब्रोनीमियासिस है क्या? हेब्रोनीमियासिस बेसिकली एक ऐसी पैरासाइटिक इन्फेक्शन है हॉर्सेस का जिसमें हमारे पास राउंड वर्म्स इन्वॉल्व हैं। कौन से वर्म्स? राउंड वर्म्स। अब इनका कोई नाम तो होगा, डेफिनेटली इनका नाम है। एक्चुअली में उन राउंड वर्म्स का ताल्लुक हमारे पास हेब्रोनीमा जीनस से है। ये एक जीनस है, राउंड वर्म का एक जीनस है। तो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ हेब्रोनीमा जीनस में हैं, लेकिन 3 स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि घोड़ों के अंदर हेब्रोनीमियासिस का बाइस बनती हैं। उन 3 स्पीशीज़ के हमारे पास जो नाम हैं उनमें है हेब्रोनीमा मस्का, हेब्रोनीमा मस्का। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा है उसका नाम है हेब्रोनीमा हेब्रोनीमा माइक्रोस्टोमा। और हमारे पास जो तीसरी स्पीशी है उसका नाम है हेब्रोनीमा हेब्रोनीमा मैजस। ठीक है, तो ये हमारे पास 1, 2 और 3, ये तीनों जो है बेसिकली राउंड वॉर्म्स हैं और इनका ताल्लुक जो है वो इस जीनस से है, हेब्रोनीमा से। इसीलिए इस बीमारी को हेब्रोनीमियासिस कहते हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, अगर आप इंटरनेट देखेंगे उसमें आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, जिसमें इसका नाम जैक्सोर है, इसे जैक्सोर भी कहते हैं। इस प्रॉब्लम को समर सोर भी कहते हैं, चूँकि ज़्यादातर समर में होती है क्योंकि वहाँ पर फ्लाइज जो हैं वो रिस्क फैक्टर्स हैं, आगे जाके हम बात करेंगे। इसी तरह इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं बरसाती। तो ये 3 इसके और नाम्स हैं। तो कभी भी आप कहीं देखें ना कि हॉर्सेस में जैक सोर हुआ है, समर सोर है या बरसाती है, एक्चुअली में वो बात की जा रही है हेब्रोनीमियासिस की। तो मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ, हेब्रोनीमियासिस घोड़ों की वो बीमारी है जो राउंड वॉर्म्स की वजह से होती है। उन राउंड वॉर्म्स का ताल्लुक हेब्रोनीमा जीनस से है और इसके अंदर 3 स्पीशीज़ जो हैं वो प्रॉब्लम कॉज करती हैं। उनका नाम है हेब्रोनीमा मस्का, हेब्रोनीमा माइक्रोस्टोमा और हेब्रोनीमा मैजस। ये हमारे पास राउंड वॉर्म्स हैं तीनों, जो घोड़ों में हेब्रोनीमियासिस की वजह बनती हैं। हेब्रोनीमियासिस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़ख़म बनते हैं, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये देखें घोड़ों की आँख के करीब है, ये म्यूको क्यूटेनियस जंक्शन यानी लिप्स के पास है, इसी तरह ये स्किन पे हैं, टांगों पे भी बनते हैं। तो बेसिकली इसलिए इन्हें सोर कहते हैं। इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि नोड्यूल्स बनते हैं, ज़ख़म बनते हैं। तो हेब्रोनीमियासिस की वजह तो आपको पता लगी कि इसका कॉज क्या है। कॉज आपको मैंने अभी बता दिया कि इसका ये कॉज है। ठीक है, अब इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसकी हम बात करते हैं। रिस्क फैक्टर्स में आप ये याद रखें कि एक्चुअल में ये घोड़ों के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो इसमें याद रखें कि हमारे पास जो फ्लाइज़ हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो मेन वजह बनती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके घोड़े को कोई ऑलरेडी ज़ख़म है, उसके कोई चोट लगी है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होगा बहुत बड़ा। इसी तरह समर सीज़न, क्योंकि समर सीज़न में फ्लाइज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो बरसात का मौसम होता है। एनीवे हम देखते हैं कौन सी फ्लाइज़ और ये क्या काम करती हैं। तो याद रखना है, 2 फ्लाइज़ हैं, एक को हम कहते हैं हाउस फ्लाई, ये जो नॉर्मल मक्खी होती है
इसको हम लोग साइंटिफिक में नेम में कहते हैं जी मस्का डोमेस्टिका। ये जो नॉर्मल हाउस फ्लाई होती है ये भी रिस्पॉन्सिबल है। एक और है जिसे हम कहते हैं स्टेबल फ्लाई। स्टेबल फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम जो है इसको कहते हैं स्टोमॉक्सी, स्टोमॉक्सी कैल्सीट्रन, कैल्सीट्रन। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर कर दीजिएगा। तो हाउस फ्लाइज और स्टेबल फ्लाइज ये दोनों वो मक्खियाँ हैं जो इन ऊपर मैंने आपको जो वॉर्म्स बताया इन वॉर्म्स को घोड़ों तक लेके जाती हैं। ठीक है, किस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है, क्या इसकी पैथोजेनेसिस है, वो हम देख लेते हैं। ये आपको पिक्चर्स दिख रही होंगी, ये वॉर्म्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस, यानी ये बीमारी कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस देखें, सबसे पहले ये होता है कि एक अगर हॉर्स है, एक घोड़ा सपोज करें वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, इन्फेक्टेड है तो उसकी जो स्टमक होगा, लेट्स सपोज दिस इज़ अ स्टमक, तो इस स्टमक में सपोज करें ये वॉर्म्स भरे हुए हैं, कोई भी वॉर्म हो सकता है। लेट्स सपोज हम कह दें ये हेब्रोनीमा मैजस है। ठीक है, अब ये जो वर्म होगा ये एडल्ट वर्म जो है वो इन्फेक्टेड हॉर्स के स्टमक में पड़ा है। अब ये वर्म क्या करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये एग अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इंटेस्टाइन आई और बाद में सपोज करें कि दिस इज़ दी फिसिस, दिस इज़ दी फिसिस। तो ये जो वर्म्स हैं जो कि घोड़ों के स्टमक में थे, इन्होंने अंडे दिए। ये अंडे हमारे पास ये फीसिस में आ जाएंगे। ठीक है, जो घोड़े का फीसिस होगा या घोड़ी का फीसिस होगा, उन फीसिस में इन वर्म्स के एग आ जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर आएगा जी हमारे पास फ्लाइज, जो कि एज अ इंटरमीडिएट होस्ट काम करेंगी यहाँ पर। अभी जो मक्खी होगी, चाहे वो हमारे पास मस्का डोमेस्टिका है या स्टोमोक्सी कैल्सिट्रन है, वो मक्खी इन इस घोड़ों के यानी इन्फेक्टेड घोड़े की जो फीसिस होगी, स्टूल होगा, जो पूप होगा, उस पर बैठेंगी। सपोज करें जिससे ये कोई मक्खी बैठी हुई है, इस मक्खी ने इस अंडे को उठाना है, लेकिन उससे पहले ये अंडे कन्वर्ट हो चुके होंगे लार्वा में। ठीक है, ये कन्वर्ट हो चुके होंगे लार्वा में। तो अब ये जो मक्खी है ये इन लार्वा को लेगी और ये चली जाएगी दूसरे घोड़े के पास जो कि अभी हेल्दी है। अब क्या होगा कि अब इस मक्खी के अंदर भी वो लार्वा कन्वर्ट हो चुका होगा इनटू इन्फेक्टिव लार्वा। ठीक है, क्योंकि लार्वा की भी स्टेजेस होती हैं, इन्फेक्टिव लार्वा। अब उस मक्खी ने इस इन्फेक्टिव लार्वा को उस हेल्दी हॉर्स के अंदर इंजेक्ट करना है। कैसे करना है, सपोज करें उस घोड़े के ज़ख़म था, तो ये तो बोनस पॉइंट मिल गया ना। जब वाउंड होगा यानी ज़ख़म होगा तो वो इजीली ये इन्फेक्टिव लार्वा वहाँ पर चला जाएगा। अगर ज़ख़म नहीं भी है तो ये फ्लाइज नॉर्मली बैठती हैं घोड़ों की आँखों के इर्द गिर्द, मुँह पर। ठीक है, तो इस तरह से वो किसी भी तरह से घोड़ों के अंदर वो इन्फेक्टिव लार्वा चला जाएगा और वहाँ जाने के बाद वो अगेन अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और डिज़ीज़ कॉज करेगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है, मोस्टली केसेस में ये देखा गया है, क्योंकि जिन घोड़ों में ज़ख़म होता है ऑलरेडी यानी वाउंड होता है, उनमें ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज आती है, ज़्यादा ख़तरनाक हेब्रोनीमियासिस सामने आती है। तो ये एक पूरी पैथोजेनेसिस थी। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। ऐसा हॉर्स जो इन्फेक्टेड है उसके स्टमक में ये हेब्रोनीमा के जो वर्म्स हैं वो मौजूद होते हैं। वो वर्म्स वो कीड़े अंडे देते हैं, वो अंडे घोड़ों की फीसिस में आ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में। जो मक्खियाँ हैं वो इन लार्वा को लेकर दूसरे घोड़ों के पास जाती हैं और वहाँ पर उनकी आँखों में बैठेंगी, तो वहाँ से लार्वा उनकी आँखों के ज़रिए अंदर चला जाएगा। अगर ज़ख़म होगा तो वहाँ जब मक्खी घोड़ों के ज़ख़मों पे बैठेंगी तो वहाँ से वो लार्वा को इंजेक्ट कर देंगी, तो अल्टीमेटली वो इन्फेक्टिव लार्वा अब घोड़े के अंदर चला गया और वो डिज़ीज़ कॉज करेगा। अब हम ये देखते हैं कि उसके साइंस क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा, क्या क्या साइंस हमें क्लिनिकल साइंस आएंगे। ओके, तो देखें अब हम क्लिनिकल साइंस में चलते हैं। तो क्लिनिकल साइंस में ये बात याद रखें कि घोड़ों के अंदर जो हेब्रोनीमियासिस है वो 3 से 4 किस्म की होती है। ये डिपेंड करता है कि लार्वा कहाँ पर डिपॉजिट हुआ है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसे कहते हैं
क्यूटेनियस हेब्रोनीमिएसिस, हेब्रोनीमिएसिस। क्यूटेनियस से आपको पता लग रहा होगा यानी जिसमें स्किन। तो अगर तो कोई ज़ख़म था स्किन पर तो डेफिनेटली उस ज़ख़म की वजह से वो लार्वा स्किन के अंदर चला जाएगा। अब वहाँ पर क्या होगा सबसे पहले वहाँ पर हमारे पास लेजन्स बनेंगे, लेजन्स, ठीक है। और वो लेजन्स ग्रैन्युल्योमेटस होंगे, यानी ग्रैन्युलोमेटस का मतलब होता है जहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी मासेस हैं, जब वाइट ब्लड सेल्स और जरासीमों के दरमियान अटैक होता है, हमला होता है, लड़ाई होती है, तो जो डेड मास बच जाता है, जो इन्फ्लेमेटरी मास, उसे ग्रैन्युलोमा कहते हैं। तो ग्रैन्युलोमेटस लेजन्स वहाँ पर मिलेंगे ज़्यादातर, ख़ास तौर पर जो हेड का एरिया है, जो नेक है, और उसके अलावा लेग्स पे ज़्यादातर ये देखे जाते हैं। अब ये जो लेजन्स होंगे ना, ये इसमें पस भी हो सकती है, ठीक है, और ये अल्सर की फॉर्म में भी हो सकती हैं, और ये थोड़े से रेज्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप ये पिक्चर गौर से देखें, जो ऊपर मैंने पिक्चर्स यहाँ पर की हैं, इन लेजन्स को अगर आप गौर से देखें तो ये ग्रैन्युलोमेटस लेजन्स हैं, ठीक है। और कभी कभार यहाँ से पस भी ऊज आउट होती है, ठीक है, इसलिए इसको समर सोर कहते हैं। अब पहला हेब्रोनीमिएसिस तो हो गया क्यूटेनियस। दूसरी जो टाइप है हेब्रोनीमिएसिस की, तो क्यूटेनियस में आपको बस ये होना चाहिए कि इसमें लेजन्स बनते हैं जो कि ग्रैन्युलोमेटस टाइप के होते हैं। जो दूसरी हेब्रोनीमिएसिस की शक्ल है उसको कहते हैं ओक्यूलर हेब्रोनीमिएसिस। इसमें क्या होता है, ओक्यूलर मतलब आई, ठीक है। तो अगर वो मक्खियाँ घोड़े की आँख पे बैठ रही हैं और आँख के ज़रिए वो लार्वा अंदर चला गया, या अगर आँख पे ज़ख़म है और उस वजह से लार्वा अंदर चला गया, तो अब वो वहाँ पर जो डिज़ीज़ कॉज करेगा वो ओक्यूलर हेब्रोनीमिएसिस होगी। इसमें क्या होगा, जो आँख का कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसकी सोजिश, उसको कहेंगे कंजक्टिवाइटिस। इसी तरह केराटाइटिस भी हो सकता है। और अगर आप इसको नहीं ठीक करेंगे तो ये कॉर्नियल अल्सर की तरफ चला जाएगा और घोड़े में ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ओक्यूलर हेब्रोनीमिएसिस में कंजक्टिवाइटिस होगा, उसके बाद कॉर्नियल अल्सर है, केराटाइटिस है, और ब्लाइंडनेस जो है वो भी घोड़े में हो सकती है। हमारे पास जो तीसरी फॉर्म है हेब्रोनीमिएसिस की, उसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हेब्रोनीमिएसिस। यहाँ पर एन आना था। अब इसमें ये होता है कि अगर तो वो लार्वा घोड़े ने इंजेस्ट कर लिया तो वो लार्वा अब उसके स्टमक में जाएगा, ठीक है, और वहाँ पर वो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा, ठीक है, और आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल साइंस आ सकती हैं। लेकिन ये फॉर्म जो है वो ज़्यादा कॉमनली नहीं देखी जाती। इट इज़ एक्चुअली द रेयर फॉर्म ऑफ हेब्रोनीमिएसिस, बट इट कैन हैपन, ठीक है। तो चौथे नंबर पे भी हमारे पास जो हेब्रोनीमिएसिस की शक्ल है वो है पल्मनरी, ठीक है, पल्मनरी हेब्रोनीमिएसिस, ये भी रेयर है, ठीक है। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि अगर तो वो लार्वा जो है वो घोड़ा किसी तरह उसके रिस्पायरेशन में चला जाता है तो वहाँ पर रिस्पायरेटरी साइंस आ सकते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली द रेयर फॉर्म ऑफ हेब्रोनीमिएसिस। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है डेट इज़ स्किन फॉर्म या ओक्यूलर फॉर्म। आपने पढ़ लिया कि अगर तो क्यूटेनियस हेब्रोनीमिएसिस होगी तो उसमें क्या बनेंगे, लेजन्स बनेंगे, और वो ग्रैन्युलोमेटस होंगे। और ऑक्यूलर में क्या होगा, ऑक्यूलर में घोड़े की आंख में जो इन्फ्लेमेशंस होगी जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस होगा, ठीक है, उसकी वजह से केराटाइटिस होगा, और इवन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गए क्लिनिकल साइंस। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। लेट्स सपोज इफ़ यू आर अ वेटनेरियन और आपके पास कोई घोड़ा आ जाता है, हाउ यू विल डायग्नोज दिस हेब्रोनीमिएसिस।
विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जैक्सो। तो याद रखें डायग्नोसिस में हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं। इवन अगर आप ह्यूमन साइड की मेडिसिन की भी बात करें तो हमेशा डायग्नोसिस सबसे पहले तो उसमें होती है हिस्ट्री। आप उसकी हिस्ट्री लें प्रॉपर, फिर आप उसके क्लिनिकल साइंस देखें। क्लिनिकल साइंस में आपको पता लग जाएगा, यार हिस्ट्री में आपको पता लगेगा कि फ्लाइज हैं, वाउंड था हॉर्स को पहले, अच्छा यहाँ पर लेजन्स बन गए हैं। और क्लिनिकल साइन में आप देखेंगे कि यार इसके लेग्स पे लेजन है, हेड के एरिया पे है या आँखों के इर्द गिर्द है जहाँ फ्लाइज ज़्यादा बैठती हैं। तो ये तो हो गया दोनों चीज़ें। फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन परफॉर्म स्किन बायोप्सी। आप उसकी स्किन बायोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी, और इवन आप साइटोलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यू कैन परफॉर्म सीरोलॉजी, आप पीसीआर कर सकते हैं, यू कैन गो विद सीरोलॉजी, और इवन फीकल एग्जामिनेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक स्टेप, फीकल एग्जामिनेशन। फीकल एग्जामिनेशन में आप उन वर्म्स के लार्वा और एक्स को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू कंसल्ट पैरासाइटोलॉजिस्ट, आपको पैरासाइटोलॉजी लैब में ये फीकल एग्जामिनेशन करवानी होगी। अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, ट्रीटमेंट पे, जो कि अक्सर एक क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। जो वेटनेरियंस हैं जो लाइसेंस एग्ज़ाम्स देते हैं लाइक नेवली एंड अदर एग्ज़ाम्स जो है आरसीबीएस वगैरह या बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हेब्रोनिमियासिस। तो याद रखना है कि इसको, इसकी ट्रीटमेंट में यू विल गिव आइवरमेक्टिन। क्या देंगे आप, आइवरमेक्टिन देंगे। अगर आइवरमेक्टिन नहीं दे रहे आप तो आप मॉक्सीडेक्टिन दे सकते हैं। इसकी डोज रेट क्या होती है, इसकी डोज रेट होती है 200 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। इसी तरह इसकी होती है 400 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम। तो आइवरमेक्टिन भी दे सकते हैं और मॉक्सीडेक्टिन भी दे सकते हैं, मॉक्सीडेक्टिन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार हम ऑल्टरनेटिवली एक और ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है फेनबेंडासोल। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आइवरमेक्टिन, ठीक है। तो ये तो हो गया, आपने उसे एज अ पेरेंट्रल इसे दे दिया। इसके अलावा जो दूसरा आपके पास ऑप्शन है दैट वुड बी ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट। ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट, ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट में आप सबसे पहले कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम यूज़ करें जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो, ठीक है। तो आपने क्रीम यूज़ करनी है। इसके अलावा ऐसी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जिनमें एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स हैं, लाइक आइवरमेक्टिन कंटेनिंग क्रीम्स भी हैं, तो वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर तो नोड्यूल्स और लेजन्स बहुत बड़े हैं देन यू कैन गो टूवर्ड्स सर्जरी। आप जाहिर बात है सर्जरी करेंगे और वहाँ पर जो लार्ज ग्रैन्युलोमा है या जो नोड्यूल्स हैं उन्हें आप सर्जरी करके रिमूव। चौथे नंबर पे जो कि बेसिकली एक प्रिवेंटिव स्टेप में आता है वो आता है फ्लाई कंट्रोल। अगर आपने घोड़े ऐसी जगह पे रखे हैं या जो ऑनर है घोड़ों का उससे आपको पता लगा कि वहाँ फ्लाइज बहुत हैं तो आप उससे कहें कि वो फ्लाई रिपेलेंट यूज़ करे, ठीक है। फ्लाई रिपेलेंट यूज़ करें, घोड़ों की रेगुलर डिवर्मिंग करें और वाउंड मैनेजमेंट करें। तो ये सारे प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेब्रोनिमियासिस। मैंने कोशिश की है कि जितना सिंपली हो सके आपको हेब्रोनिमियासिस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बुक्स तो बेशुमार अवेलेबल है इंटरनेट पे, अ लॉट ऑफ स्टफ इज़ अवेलेबल, लेकिन आपको एक कंसेप्ट जो कि बहुत ही ज़रूरी है डेफिनेटली वो आपको पता होना चाहिए। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि हेब्रोनिमियासिस क्या है, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे कौन कौन सी फ्लाइज हैं, वो किस तरह से सारी पैथोजेनेसिस होती है, क्लिनिकल साइंस क्या है, हेब्रोनिमियासिस की कितनी फॉर्म्स हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे, और एट द एंड हमने डिस्कस किया कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है और हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर करें, मैं आपको लाइक का नहीं कहता, आप इसे शेयर करें उन लोगों तक जिनके लिए कोई फ़ायदेमंद हो।